आदरणीय कुल सचिव, विश्वविद्यालय के कुल सचिव केसी शर्मा साहब, विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता सुभाष जी, स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन तपेश्वर जी, मोनिका जी, और स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन अनिल जी, और स्पोर्ट्स बोर्ड के सेक्रेटरी तपेश्वर जी। क्योंकि अनिल जी से दूसरे रूप में परिचय रहता है हमेशा, इसलिए उनके नाम के आगे स्पोर्ट्स बोर्ड चेयरमैन लगाना कभी दिमाग में भी नहीं आता। क्षमा प्रार्थी हूँ। विद्यार्थियों, ये सुखद संयोग है कि दोबारा हम दो चीज़ एक साथ मना रहे हैं। आज हमारे एक कंपटीशन, गेम्स कंपटीशन का समापन है, तो एक चीज़ का लॉन्चिंग इस रूप में है कि उसे हमें स्मरण करना है। स्मरण इस रूप में नहीं कि हम उसको भूल चुके हैं, स्मरण इस रूप में कि किस तरह से उस गीत ने भारतीयों में एक क्रांति की भावना को पैदा किया। मित्रों, पहले खेलों की बात करता हूं, और अगर खेल सही भावना से खेले जाएं तो वो राष्ट्र को ही नहीं अपितु मानवता को भी जोड़ते हैं। एक कहानी बताऊंगा, और कहानी नहीं है वो वास्तविकता पर आधारित एक वृतांत है। एक मैच चल रहा था, दो खिलाड़ी थे, एक का नाम था एबल मुतई और दूसरे का नाम था ईवान। एबल मुतई जो थे वो केन्या के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, और ईवान जो थे वो स्पेन के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। प्रतिस्पर्धा चल रही थी, और एबल मुतई को लगा कि उनका फाइनल रेस का कंपटीशन था, ये लाइन फाइनल आ गई है, और इसलिए वो वहाँ रुक गए, आगे नहीं गए। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो लाइन आती थी, पीछे से ईवान आ रहे थे। वो चाहते तो उस लाइन को क्रॉस करके आगे वाली लाइन पर पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको धक्का दिया, और धक्का दे करके उसको उस लाइन पर पहुंचा दिया, और अपने आप को उस अवार्ड से वंचित कर लिया। संवाददाताओं ने प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप अवार्ड जीत सकते थे। और उनका जवाब था कि मेरी माँ को क्या जवाब देता, खेलों का उद्देश्य मानवता को एक दूसरे के लिए कंपटीशन खड़ा करना नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को जोड़ना है, और इसलिए मैंने इस एथिक्स का सहारा लिया। मित्रों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब खेल भावना से खेले जाते हैं तो मानवता के प्रति एक बद्धता की भावना पैदा होती है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस के लिए खड़े होते हैं, और एक दूसरे में अपनापन देखने लगते हैं। मैं समझता हूँ ये विश्वविद्यालय भी उसी बात को साकार कर रहा है, अपने यहाँ पर इस तरह के गेम्स का आयोजन करवा के सारी कॉलेजेस आप लोगों को अपने साथ जोड़ करके विश्वविद्यालय ये देखता है कि आप में हम हैं और हम में आप हैं। इस एकत्व की भावना के लिए जिस तरह से विश्वविद्यालय स्तर पर तैयारियां की गई, जैसा कि स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन बता रहे थे, वो भी अद्भुत थी, और उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों के प्रति, स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन के प्रति, सुभाष जी के प्रति, तपेश्वर जी के प्रति, और इवन आप सब के प्रति कि आप सब ने इतनी तन्मयता से, क्योंकि यू वर डिवाइडेड इनटू 2 स्ट्रीम्स, एक तरफ परीक्षाएं चल रही थी, दूसरी तरफ गेम्स भी थे, लेकिन आपने दोनों में पर्याप्त रुचि लेकर दोनों कार्यों को सफल किया, इसलिए मेरी बधाई। मित्रों, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सेलिब्रेशन की आयोजन की शुरुआत इसी आज से की गई है। आपको जानकारी होगी कि जब वंदे मातरम की बात करते हैं, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। आनंद मठ में सबसे पहले एक पात्र हैं जिनका नाम है भावानंद। वो एक योद्धा के रूप में आते हैं, और उनके साथ दूसरे योद्धा, सन्यासी योद्धा, वो इस गीत का उच्चारण करते हैं। इसकी कहानी थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि किस तरह से गीत के माध्यम से आदमी उद्वेलित हो जाता है और अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने की सोचता है।
मित्रों, उससे करीब एक शताब्दी पहले गॉड सेव द किंग ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किया गया कि वह भारत का भी राष्ट्रगान होगा, क्योंकि वह ब्रिटेन का राष्ट्रगान है। और इसलिए जब 1858 में सत्ता अंग्रेजों के पास डायरेक्ट चली गई, तो इसको गॉड सेव द किंग, इसको भारत का राष्ट्रीय गीत बना दिया गया। और ये राष्ट्रीय गीत बनाने से बंकिम चंद्र जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की प्रशंसा की गई थी। और उन्होंने यह तय किया कि मुझे इसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा, और इस विकल्प के रूप में आनंद मठ में वंदे मातरम को सम्मिलित किया गया। हालांकि इसकी रचना पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसका ऑफिशियल प्रकाशन 1850 के बाद आनंद मठ में इसको सम्मिलित किया गया और इसका प्रकाशन हुआ। जब इसको गाया गया सबसे पहले, तो उस वक्त जो क्षण था, इसको ऑफिशियल सहमति मिली 24 जनवरी 1950 को कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको मान्यता मिली, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पर यह सर्वप्रथम गाया गया, राष्ट्रीय रूप से, अधिकृत रूप से। मित्रों, जब इसकी बात करते हैं, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, यह भारत की आत्मा है, भारत की धड़कन है और भारत की स्वाधीनता का संकल्प है। हम कई तरह की स्वाधीनताएं तो प्राप्त कर चुके हैं, राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन कई स्वाधीनताएं प्राप्त करना भी शेष है। उन स्वाधीनताओं को प्राप्त करने का भी संकल्प है। यह भारत की अविरल चेतना का संकल्प भी है, और इसीलिए इसको एक अद्वितीय प्रतीक मानते हुए आज हम इस रूप में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, 150 वर्षों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मित्रों, इस गीत के साथ एक क्रांति शुरू हुई, और वह क्रांति भी अद्वितीय थी। यह गीत जन जन का गीत बन गया, और ये राष्ट्र का ओज बन गया। और जब मैं राष्ट्र की ओज की बात करता हूँ, तो विभिन्न तरह की चीज़ें मेरे सामने आती हैं। यही वह गीत था जिसने चंद्रशेखर पैदा किए, जिसने भगत सिंह पैदा किए, और जिसने इतने स्वाधीनता सेनानी पैदा किए कि उनका नाम भी गिनाना मुश्किल हो जाता है। यह गीत राष्ट्र को ही नहीं अपितु राष्ट्रत्व को गढ़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह भूमि को नहीं, जैसे कि अभी अनिल जी बता रहे थे, बल्कि मातृभूमि को पुकारता है। यह धर्म को नहीं अपितु धर्म भाव को जागृत करता है। और इसलिए ये 150 वर्षों का एक इतिहास नहीं, एक स्मृति है, एक प्रेरणा है। मित्रों, अभी कन्वीनर महोदय कह रहे थे कि हमारी पहचान का प्रतीक है। मैं कहूँगा कि पहचान और प्रतिरोध दोनों का प्रतीक है। प्रतिरोध के माध्यम से पहचान बना पाए। प्रतिरोध प्रारंभ हुआ अंग्रेजों के प्रति, और उससे उस प्रतिरोध के माध्यम से पहचान हमें मिली। गीत हमें याद दिलाता है कि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती है, अपितु हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे स्वाभिमान को पोषित करने वाली धरती भी हमारी माँ ही होती है। मित्रों, एक समय था जब इस गीत को गाना भी वांछनीय नहीं था, और इस गीत को गाने पर तगड़ी से तगड़ी सजा दी जाती थी, उसको जेल भेज दिया जाता था। इसलिए वंदे मातरम उस भाव को पैदा करता है, उस दर्शन को पैदा करता है, जिस दर्शन में राष्ट्रभक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। ये प्रकृति की भी आराधना भी है, और जब हम प्रकृति की आराधना की बात करते हैं तो सांस्कृतिक गौरव भी उसमें सम्मिलित है, और नारी शक्ति का भी दिव्य स्वरूप इसमें विद्यमान है। जब हम गाते हैं सस्य श्यामलाम मातरम, तो ये सारे प्रतिरूप आपके सामने आते हैं। खेतों की हरियाली, सुजलाम सुफलाम, वो भारत की हरियाली को आपके सामने व्यक्त करता है। इसलिए वंदे मातरम केवल 2 शब्दों का समूह नहीं है, अपितु जैसा कि मैंने एक बार एक तुलना की थ्योरी कहा था
कि सरदार पटेल लोह पुरुष नहीं थे, वो विराट पुरुष थे। और मैं कहूँगा कि यह गीत भी एक विराट गीत है, जिसमें समर्पण है, आत्म साक्षात्कार है, सनातन भाव है और एक दूसरे को एक दूसरे से मिला देने की भावना है। माँ, और वो भावना कौन सी है? वो भावना ऐसी है कि माँ, मैं तेरा हूँ और तू मेरी है, इसलिए जब भी तेरे ऊपर अन्याय होगा मैं खड़ा होऊंगा और उस अन्याय का प्रतिरोध करने में तुम मेरी रक्षा करोगे, मेरा पोषण करोगे। मित्रों, MDSU के द्वारा भी इस हेतु सप्ताह भर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इस सप्ताह भर के कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसके दौरान प्रभात फेरी, युवा संसद कार्यक्रम, पुस्तक प्रदर्शनी इत्यादि कार्यक्रमों का विस्तृत जो इसका प्रोग्राम है वो आपको छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रदान करेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि इसमें 7 दिन तक हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे और इस माध्यम से एक जागृति पैदा करने की कोशिश करेंगे कि हमारा अतीत कितना गौरवपूर्ण था और उस अतीत को किस तरह से ये गीत अपने आप में समेटे हुए है और वर्तमान तक उस जो गौरवपूर्ण अतीत था उसको लाने की चेष्टा इस संगीत में है। मित्रों, वंदे मातरम इतना ही नहीं सिखाता है, वंदे मातरम हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण नीति से नहीं होता, अपितु निष्ठा से भी होता। किसी भी राष्ट्र का निर्माण केवल शक्ति से नहीं होता, अपितु संस्कार से भी होता है। और इसलिए हमें ये सोचना होगा कि शक्ति के साथ साथ संस्कार आवश्यक हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उसमें शक्ति के साथ समर्पण की आवश्यकता भी होती है और इसलिए जब विकसित भारत की बात की जाती है तो इन सब का समन्वय भी आवश्यक है। और विकसित भारत के लिए ये जो हमारा वंदे मातरम गीत है, राष्ट्रीय गीत है, ये सिंबॉलिक है। ये हमें ये बात के लिए शिक्षा देता है कि विकसित भारत वह भारत होगा जिसमें सस्टेनेबिलिटी होगी, जिसमें पीस होगी, जिसमें सिक्योरिटी होगी और जिसमें हेल्थ होगी। जब ये चारों पैरामीटर समान रूप से विकसित होंगे तो एक विकसित भारत का निर्माण होगा और उस विकसित भारत के निर्माण की प्रतीक के रूप में ये वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रगीत, वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा। ये हमारी कर्म भूमि का मंत्र है, ये हमारे जीवन का आधार भी होना चाहिए। इस तरह की प्रेरणा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। अब हम सब एक संकल्प का वाचन करेंगे। मैं पहले पढ़ूंगा और उसके बाद में आप उस संकल्प को मेरे साथ दोहराएंगे। आप सब खड़े हो जाओ। दाहिना हाथ आगे सब। आप सभी से आग्रह है कि अपना दाहिना हाथ आगे की ओर करें। आपका दाहिना हाथ आपकी बॉडी के 90 डिग्री एंगल पर हो। पहले माननीय कुलगुरु उच्चारण करेंगे, उसके बाद आपको उसका दोहरान करना है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें। नंबर 1 कि हम राष्ट्र से अधिक राष्ट्र भाव को महत्व देंगे। कि हम आधुनिकता से में भी संस्कृति को जीवित रखेंगे। कि हम विज्ञान में प्रगति के साथ मूल्यों की रक्षा करेंगे। और सबसे बढ़कर कि हम भारत को माँ मानकर उसके सम्मान, समृद्धि और सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले वर्षों में वंदे मातरम केवल गीत न रहे बल्कि हमारी निशब्द प्रतिज्ञा, हमारी कर्म भूमि का मंत्र और हमारे जीवन का आधार बन जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जय हिंद। जय हिंद।